हमारा पड़ोसी मुल्क चाइना, जो कि आज के दिन दुनिया की सुपर पावर्स में से है, लेकिन क्या आपको पता है कि आज से तकरीबन 40 साल पहले इस मुल्क में पॉवर्टी रेट 90% से भी ज़्यादा था। गरीबी और भूख ने पूरे मुल्क का बुरा हाल कर रखा था। लेकिन फिर आने वाले 30 सालों में हमें एक ऐसा चाइना देखने को मिला, कहां से कहां पहुंच गया। आज की वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि चाइना आज के दिन कहां खड़ा है और इस मुल्क के तरक्की के राज क्या हैं। 1978 में ग्लोबल जीडीपी में चाइना का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 2% था और आज के दिन चाइना 18% से भी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देता है। ग्लोबल जीडीपी में चाइना का पॉवर्टी रेट अब 1% से भी कम है और चाइना दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। और चाइना को सुपर पावर्स मुल्क भी अगर कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। चाइना लफ्ज़ लिया गया चीनी लफ्ज़ चिन से। इसे क्यू से लिखा जाता है पर इसका प्रोनाउंसिएशन चिन ही होगा। चिन पुरानी डेस्टिनी का नाम है जिसने आज से तकरीबन 2000 साल पहले चाइना पर राज किया था। यही सबब है कि आज हम चाइनीज़ को अक्सर चीनीज़ भी कहते हैं। जो चिन से आया है वो चीनी। और आपको एक और फैक्ट भी बताता चलूँ कि उस वक्त बड़े सगीर में वाइट शुगर एक चीनी शख्स लाया था। उससे पहले हम गुड़ वगैरह का इस्तेमाल करते थे। अब क्योंकि एक चीनी लेकर आया था तो इसका नाम चीनी ही पड़ गया। यहाँ पर एक और फैक्ट आपको बताता चलूँ कि चाइना के लोग अपने मुल्क को चाइना नहीं कहते। वो अपने मुल्क के लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ज़ोंगू, जिसका मतलब है मिडिल किंगडम। ये सिंबलाइज करता है कि चाइना की 4000 साल पुरानी हिस्ट्री को, कि कैसे चाइना दुनिया का सेंटर हुआ करता था। 1 अक्टूबर 1949 को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का क्याम हुआ। द ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन 1958 में माओ के दौर में लॉन्च की जाती है, जिसका मकसद मुल्क में इकोनॉमिकल ट्रांसफॉर्मेशन लाना था। ये दो मेन पॉलिसीज थी। पहली ये थी कि ज़मीन को ज़मींदारों से छीनकर किसानों में बांटना, लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद दूसरा इंडस्ट्रियलाइजेशन। एक तरफ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगाई जा रही थी तो दूसरी तरफ लोगों को अवेयर किया जा रहा था कि वो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज लगाएं अपने घरों में। ये तरीका तो बहुत अच्छा था मुल्क को डेवलप करने के लिए, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत बुरा निकला। दरअसल किसानों के पास अपना इंसेंटिव नहीं था कि अपना प्रोडक्ट बढ़ाने का, कि कोई प्राइवेट ओनरशिप नहीं थी, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी में काफ़ी नुकसान हुआ। कई ऐसे फैसले माओ ने लिए जिससे चाइना की हालत बद से बदतर हो गई। फिर माओ की हुकूमत की जानिब से ये ऑर्डर निकला कि तमाम चिड़िया को मारा जाए क्योंकि वो हमारा फसल खा रही हैं, जिससे हमारा नुकसान हो रहा है। और यूं हज़ारों की तादाद में चिड़ियाओं को मारा जाने लगा। फिर कुछ वक्त के बाद ये मालूम हुआ कि तमाम फसल को कीड़े मकोड़ों ने तबाह कर दिया है, क्योंकि चिड़ियाओं के ना होने की वजह से कीड़े मकोड़ों की तादाद बढ़ गई। और यूं माओ को क्रिटिसाइज़ किया जाने लगा। माओ के दौर में कुछ अच्छे काम भी हुए जिससे चाइना को काफ़ी फ़ायदा हुआ, जैसे एजुकेशन, वुमेंस इक्वलिटी वगैरह। और इसी वक्त में कुछ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस भी बनी जिसकी मदद से चाइना ने करोड़ों लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाला और साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स की फील्ड्स में भी काफ़ी तरक्की की, जिससे चाइना काफ़ी आगे बढ़ गया। फिर 1976 में चाइना में माओ के जाने के बाद एक नए लीडर आते हैं चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के, डिंग जियोपिंग, जिसको फादर ऑफ मॉडर्न चाइना भी कहा जाता है क्योंकि उनके दौर में ही चाइना का असल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। डिंग जियोपिंग जो ओवरऑल आइडियोलॉजी थी, इसको आज के दिन सोशलिज्म विथ चाइनीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स का नाम दिया जाता है। डिंग की सब पॉलिसीज़ ज़बरदस्त थीं, जैसे फार्मिंग, फैक्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़, एजुकेशन वगैरह। चाइना की तरक्की का एक सबब ये भी है कि चाइना ने टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग से आवाम की पॉवर्टी ख़त्म की। अगर देखा जाए जितने भी वेल डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनका सबसे बड़ा सबब यही है कि उन्होंने एजुकेशन को बहुत फ़रोग़ दिया है। 2010 में चाइना का लिटरेसी रेट 95% था और जो डिंग जियोपिंग पॉलिसीज़ के दौर से कंटिन्यू रही, उसी का ही नतीजा है कि हमें आज के चाइना में देखने को मिलता है।